स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में हम देखेंगे चैप्टर 4th के लिए न्यू क्वेश्चन बैंक और इस क्वेश्चन बैंक के संपूर्ण प्रश्नों का हल। और ये जो प्रश्न बैंक है इस चैप्टर से संबंधित ये हमें एमपी विमर्श पोर्टल के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जो कि एक संशोधित प्रश्न बैंक है। और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और क्या इनके उत्तर होंगे। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर इसमें दे भी रखे हैं और कुछ क्वेश्चन के उत्तर नहीं दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यदि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हमें देखने को आती है तो वो आपको यहाँ पर करेक्ट करवा दी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें भी हमें एक त्रुटि देखने को मिली थी, इसी क्वेश्चन बैंक का जो एक उत्तर दिया था उसमें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन को और फिर हम देखते हैं हमारे जो मुख्य 3 अंक के और 2 अंक वाले प्रश्न को। तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का प्रमुख कारण है कम मृत्यु दर। तो देखिए कम मृत्यु दर होगी तो आबादी वृद्धि उसमें ज्यादा होगी। बड़े शहरों की अधिक जनसंख्या का जो कारण होता है वहां पर क्यों होता है? शिक्षा के अवसर होते हैं, भौतिक सुविधाएं वहां पर होती है, अधिक आय के स्रोत होते हैं या उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण जो होते हैं ये बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण होते हैं। एड्स रोग जो होता है फैलता है वायरस से, जिसे हम HIV वायरस कहते हैं। गोनोरिया रोग होता है, ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जन्म दर को नियंत्रित करने की जो विधि होती है उसे हम आईयूडी कहते हैं। आईयूडी ऑप्शन जो ए वाला होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अल्कोहल से सर्वाधिक जो प्रभावित अंग होता है तो यकृत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अल्कोहल का। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उत्तर यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न जो है वो ठीक से आप सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो यहाँ पर भी आप उत्तर देख सकते हैं। मानव जनसंख्या का जो सांख्यिकी अध्ययन होता है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर हमारा है माल्थस के अनुसार जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो बीज गणितीय तथा खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो अंक गणितीय होती है। इसी प्रकार से किसी समष्टि में एक निश्चित अवधि में जीवों का आना और बाहर जाना उसे हम कहते हैं प्रवासन। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है। और शुक्राणु नली को काटकर बांधना जो होता है वैसेक्टोमी कहते हैं, और ये पुरुष के अंदर की जाती है। जन्म दर हम अप्रवासन जनसंख्या घनत्व में करते हैं तो ये वृद्धि करते हैं। और जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं तो उन्हें हम धनात्मक अवरोध के नाम से जानते हैं। जैव सूचकांक जो होता है ये बराबर होता है जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित यहाँ पर 1000। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। बालिकाओं की अपेक्षा जल्दी परिपक्वता आती है। भारत पहला देश है जिसने प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल को सन 1951 में सामाजिक लक्ष्य के रूप में लाया था। और एमनियोसेंटेसिस जो है में लिंग निर्धारण होता है, तो ये लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र के निरीक्षण के द्वारा लाया गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर रिक्त स्थान थे। और अब हम इसमें देखते हैं सही जोड़ी को। सही जोड़ी जो है माल्थस, तो माल्थस ने यहाँ पर जनसंख्या पर निबंध दिया था। वैसेक्टोमी जो होती है पुरुष के अंदर की जाती है, ट्यूबेक्टोमी स्त्री के अंदर की जाती है, जनगणना जो है सेंसन, और एमनियोसेंटेसिस जो है लिंग परीक्षण की विधि है, और आईयूसीडी जो होता है ये कॉपर्टी यानी कि जो प्रजनन क्षमता को रोकने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब इसी के साथ में यहाँ पर एक शब्द में उत्तर है। 2 ऐसे कारण दीजिए जिनसे जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। तो ऐसे 2 कारण हैं जिनसे जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। कम उम्र में विवाह और शिक्षा। देखिए शिक्षा नहीं अशिक्षा, ठीक है, यहाँ पर उत्तर होगा अशिक्षा। क्योंकि शिक्षा से तो हम सब बातों को समझते हैं, सीखते हैं, पर अशिक्षा जो होता है ऐसा कारण होता है मतलब कि अशिक्षित होना। तो ये भी जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है अशिक्षा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आईयूसीडी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम जो है इंट्रायूटेराइन
कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और थर्ड है मानव जनसंख्या का अध्ययन जो होता है डेमोग्राफी कहलाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो कि माला डी और माला एन नामक जो गर्भ निरोधक होते हैं इनमें रसायन के रूप में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न हमारे 2 अंक के लिए हैं। परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CDRI कहाँ स्थित है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। IUCD शब्द का विस्तार कीजिए। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से इसे जानते हैं। STD का संपूर्ण रूप लिखिए। STD का संपूर्ण रूप होता है यौन संचारित रोग जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विवाह की वैधानिक आयु स्त्री और पुरुष के लिए क्या सुनिश्चित है? तो स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। लैंगिक संपर्क में से होने वाले कोई 2 रोग बताइए। तो इसमें सुजाग जिसे हम गोनोरिया कहते हैं और सिफिलिस, ये 2 रोग यौन संपर्क में आने से होते हैं। HIV और एड्स का संपूर्ण रूप लिखिए। देखिए HIV का पूरा नाम होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स या वायरस कहते हैं इसको, और एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ZIFT। जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता है युग्मनज अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण जिसे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी कहा जाता है और इसी से ये नाम बनता है जिफ्ट। किसी इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव जनसंख्या क्या कहलाती? तो इसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। चलिए तो ये थे यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न। अब आते हैं इसके अंदर 3 अंक वाले प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रश्न बैंक में नहीं दिए हैं। तो चलिए इन्हीं 3 अंक के प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। परख एनालिसिस, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, एमनियोसेंटेसिस। मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण को बताइए। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? और समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। देखिए पहला प्रश्न आता है, परखनली शिशु कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं? तो परखनली शिशु जिसे हम शरीर से बाहर निषेचन अर्थात इसे पात्री निषेचन के नाम से भी जाना जाता है, इसे IVF भी कहते हैं। और IVF जिनसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है के पश्चात भ्रूण स्थानांतरण जिसे ET तकनीक कहा जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं, एक उपयुक्त उपाय हो सकता है। अब देखिए इस तकनीक में क्या होता है, तकनीक को सामान्य रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। प्रयोगशाला में पत्नी या दाता के अंड को पति अथवा दाता के शुक्राणु से निषेचित कराया जाता है और इसकी पश्चात युग्मनज या 8 कोशिकी की जो भ्रूण होता है उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छी एक बात समझने के लिए आपको मिलती है कि ये जो भ्रूण जिसे फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं ये कितने कोशिकी होता है? 8 कोशिकी। ठीक है, और यदि 8 कोशिकाओं से अधिक विकसित होने वाले जो भ्रूण होते हैं उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो फैलोपियन नलिका में कब ट्रांसफर करते हैं? 8 कोशिका होने पर, और 8 से ज्यादा होने पर उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है और इसे ही इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है, IUT भी इसे कहते हैं। ठीक है, IUT जो है ये गर्भाशय के अंदर होने वाला है। चलिए तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। देखिए ट्यूबेक्टोमी जो होता है क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी जिसे हम कहते हैं नलिका उच्छेदन। ठीक है, ये जो सारे प्रश्न हैं आपको NCERT बुक से दिए गए हैं और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये चीज समझने को मिल रही है, नलिका उच्छेदन, और इसी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। देखिए इसमें क्या होता है, मादा की जो डिंब वाहिनी नलिका होती है, इसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं, को उदर भाग में चीरा लगाकर डिंब वाहिनी का छोटा भाग काट करके हटा देते हैं या वलित करके बांध देते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय व जनन मार्ग तक नहीं पहुंच पाता। और चूंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब का उच्छेदन होता है इसीलिए इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है या नलिका उच्छेदन कहा जाता है।
देखिए ट्यूबेक्टोमी जब आपको प्रश्न मिलता है ये, तो आपको समझ जाना ट्यूबेक का मतलब है जो नलिका है, जो उसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में चीरा लगाकर उसे हटा दिया जाता है, थोड़ा सा भाग उसका काट करके हटा देते हैं या बांध देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है ट्यूबेक्टोमी। अब आता है वैसेक्टोमी, जिसे हम शुक्रवाही का उच्छेदन कहते हैं, जो कि नर वृषण की जो वृषण कोष में स्थित होते हैं, इसमें शुक्रवाही का, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, का छोटा सा भाग काट करके निकाल दिया जाता है या वलित करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होता है नर जनन मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। चूंकि इसमें शुक्रवाहिका काटा जाता है वास डिफरेंस को, इसलिए इसे शुक्रवाहिका उच्छेदन या वैसेक्टोमी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है उल्बभेदन के नाम से भी ये प्रक्रिया जानी जाती है और उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और ये भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो एक एमनियोटिक तरल में तैरता रहता है और इंजेक्शन की सुई की सहायता से माता के गर्भाशय से इस तरल का एक सैंपल ले लिया जाता है और तरल में स्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। और अनेक बार ये देखा जाता है कि जब पता चलता है कि भ्रूण मादा है तब तो एमटीपी के द्वारा भ्रूण को गिरा देता है और इससे समाज में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात संभावना बिगड़ने की सब बढ़ रही है और बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंध आवश्यक हो गया है। ठीक है ना। तो आपको इतना ही उत्तर इसमें लिखना है, क्योंकि 3 अंक का है तो ज्यादा बड़ा इसमें आपको नहीं लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण समझाइए। तो मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण जो है ये कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने की वजह से जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है, क्योंकि पहले क्या था कि जब बहुत सारी बीमारियों लाइलाज थी या जिनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो कई लोग उन सुविधाओं के अभाव में भी मृत्यु उनकी हो जाती थी। तो निश्चित रूप से अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है उसी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी हुई है। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या का वृद्धि का होना और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार के कारण अशिक्षा, देखिए अशिक्षा, ठीक है ना। अभी आपको एक प्रश्न मिला था, वहां पर 2 नंबर का प्रश्न, उसमें शिक्षा बताया था, तो शिक्षा नहीं अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि हुई, जिससे भी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा अनेक महामारियों को समूल रूप से निवारण कर दिया गया, जिससे भी जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे अधिक काम करेंगे और अधिक धनोपार्जन करेंगे। सामाजिक रीति रिवाज के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में भी दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं, है ना। तो ये कुछ जनसंख्या वृद्धि के कारण है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। देखिए यौन संबंधों के कारण संचरित जो रोग होते हैं उन्हें हम यौन संचरित रोग या एसटीडी कहते हैं। ठीक है। और ये जो रोग होते हैं या रतिज रोग इन्हें कहा जाता है। जनन मार्ग संक्रमण के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 2-3 नाम इनके आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित व्यक्ति जो है युक्तियों को अपनाने से यौन संचरित रोगों के संक्रमण से बचा जा सकता है। किसी अनजान व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध ना रखें, मैथुन के समय जो कंडोम्स है इनका उपयोग करें और रोग की आशंका होने पर तुरंत योग्य चिकित्सक से संपर्क करके पूरा इलाज करवाएं। तो इस प्रकार से चपेटों से बचा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। तो जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, चलिए समझते हैं। देखिए पहले तो जनसंख्या विस्फोट को समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट जो है जैसे कि विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष। ठीक है। अब आपको यहाँ पर 3-4 तरह से उदाहरण दिए, जैसे 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 2 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं हर सेकंड में।
ठीक है, या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन ले रहे हैं, या 60 लाख व्यक्ति हर माह, या फिर 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ये पूरे विश्व की जनसंख्या की बात यहाँ पर की जा रही है। और आबादी में इस तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब तो आप समझ गए, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि, उसी को जनसंख्या विस्फोट कहा गया है। और यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी ना आने के कारण से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं इसके कुछ कारणों को जिनकी वजह से ये हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था, वही स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने के कारण शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी आना, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार, अशिक्षा वगैरह वगैरह, और ये सभी कारण इसमें शामिल होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो ये 2 बार हो चुका है, तो आपने वहां पर देख चुके हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? अब समझते हैं इसके कारण को। देखिए, अध्ययन बताते हैं कि देश में आधी आबादी 25 वर्ष से कम के व्यक्तियों की है। ठीक है, तो आधी आबादी जो है उसकी आयु जो है 25 वर्ष से कम व्यक्तियों की है, और 15 से 25 वर्ष के लोग यौन संचरित रोगों का शिकार भी अधिक बनते हैं। अतः विद्यालयों में यौन शिक्षा के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं में यौन संबंधी विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया जा सके और उनको यौन संबंधी सही जानकारी मिल सके। किशोर अवस्था जो होती है आयु, ये जिज्ञासा की अवस्था होती है, और इसमें यौन संबंधी सही जानकारी ना होने पर किशोर इधर उधर से गलत जानकारी प्राप्त कर गलत रास्तों का चयन करता है। इसमें सतर्कता आवश्यक होती है ताकि यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे और हास्यास्पद ना बन जाए। ठीक है, और व्यक्तियों को जनन अंगों की जानकारी, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचरित रोग, एड्स आदि के संबंधी में जानकारी विशेषकर किशोर अवस्था में ही देना और जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। अतः इसे सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता मिलती है। तो इसी वजह से विद्यालयों में यौन शिक्षा देना आवश्यक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में अपने विचार हम प्रकट क्या करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य के अर्थ में ही इसका महत्व छिपा है, जो इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार कर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। इसी के साथ यह किशोर अवस्थाओं की समस्याओं से निपटने में भी कारगर भूमिका निभाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के द्वारा बधन्य दंपतियों को संतान प्राप्ति के अवसर दिलाता है। यौन संचरित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा कर जनमानस को इनसे बचाने में सहायक है। इसी के साथ यह मेंस्ट्रुएशन, गर्भाधान, संगर्भता, प्रसव आदि से संबंधित परामर्श व चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये हम इन बिंदुओं के द्वारा बता सकते हैं। तो इस प्रकार आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।